स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज 23 फरवरी 2024 के पेपर में नागरिक शास्त्र यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। यानी महत्वपूर्ण जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपके पेपर में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। बहुविकल्पीय के जस्ट तुरंत आपका अति लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाता है। 10 प्रश्न होता है, तो 20 नंबर आज के इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। पेपर में ये आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में बताया है। और आप लोगों ने महातांडव और जो हमारा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर टॉपिक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है आप लोगों से टॉपिक वीडियो देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब आएगा तो उसी से क्वेश्चन आएंगे, तैयार कर लीजिएगा। पेरेस्ट्रोइका और ग्लानिस्तो, यहाँ पे देखिए क्या है, ग्लाइस्नोट का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। इसके अर्थ के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहला है पेरेस्ट्रोइका, जो कि गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली थी, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह क्या है, परिवर्तन का दबाव की जगह सहमति से होने पर बल दिया था। दूसरा है ग्लाइस्नोट। वर्ष 1985 में गोर्बाचेव ने सुधार के लिए ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू कर दिया था। क्या ज्ञान जो प्रसार है इसके लिए महत्व देना बेसिकली क्या है, शुरू किया था। तो ये इसमें है पेरेस्ट्रोइका और ग्लाइस्नोट का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताया गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। वीडियो को आराम से रोककर भी जो क्वेश्चन को देखना चाहें समझ सकते हैं। 10 नंबर पक्का हो, जो आपका बेसिकली क्या है 10 क्वेश्चन हो, 20 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए, वर्ष 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी। 1985 में जो सोवियत संघ है इसमें सुधारों की जो शुरुआत है ये किसने की थी, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, वर्ष 1985 में सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। इनके 3 सुधार निम्नलिखित हैं। इनके जो 3 सुधार हैं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है ग्लाइस्नोत, फिर पेरेस्ट्रोइका, फिर राजनीतिक सुधार। 2-2 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न है यानी क्वेश्चन आंसर है। तो ज़्यादा इसके बड़े में इसका आंसर देने की आवश्यकता नहीं है हमें, जितना पूछा जाए उतना ही दीजिएगा। हमने और भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय पर वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर पता होगा। हालांकि ये जो बुक से लिया गया क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध से प्रभावित रहा। तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध से प्रभावित रहा, स्टूडेंट ये बताना है। देखिए, आपको जो इसका राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, लिखावट है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध से प्रभावित रहा था। ये मध्य एशिया में स्थित सोवियत संघ की हिस्सा था। सोवियत संघ का यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, हिस्सा था। वर्ष 1991 में विघटन के बाद ये स्वतंत्र देश बना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसके बाद में क्या, ये स्वतंत्र देश बना। सोवियत संघ जिसको हम रूस कहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले क्या होता था, ये सोवियत संघ 11 देश इसमें सम्मिलित हैं, जो कि अब बिखर गए, इसका विघटन हो गया तो वो स्वतंत्र देश बन गया, एक अलग देश हो गया तजाकिस्तान। फिर उसके बाद अफगानिस्तान और भी सारे हैं, 2-3 हैं। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किन यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ के गठन का विरोध किया। किन यूरोपीय देशों ने जो यूरोपीय संघ के गठन का विरोध किया, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखिए क्या है, यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा लागू किस जाने को। यहाँ पे देखिए, यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा लागू किस जाने को, किस यहाँ पर दिखा है, देखिए किस जाने को लेकर भी यूरोपीय देशों में मतभेद था, जिसके कारण ब्रिटेन ने यूरोपीय, यहाँ पर देखिए, यूरोपीय बाजार से युद्ध को अलग रखा था। इनके अतिरिक्त डेनमार्क और स्वीडन ने भी मजिस्ट्रेट की संधि का विरोध किया था। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं आराम से। और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने एक बच्चे से लिखवाया है, कुछ मिस्टेक्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं हालांकि जो मिस्टेक मुझे नज़र आती है मैं बता देता हूँ। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, आसियान और क्या है, देखिए
आसियान और FTA के पूरे नाम लिखिए। FTA के पूरा नाम लिखना है, तो देखिए F फिर T फिर A, इसका भी पूरा नाम लिखना है। देखिए आसियान और FTA का पूरा नाम है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री यहाँ पर देखिए इसका है फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 5वां नंबर क्वेश्चन का है कि आसियान और FTA की पूरे नाम क्या है, ये यही है। देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर भी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय क्या है। जो आसियान सुरक्षा समुदाय है इसका उद्देश्य क्षेत्रीय क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य विवादों को सैनिक टकराव, जो विवादों को क्या है सैनिक टकराव तक ना पहुंचने देकर बातचीत द्वारा सुलझाने पर आधारित है। आसियान सुरक्षा उद्देश्य देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। ये 2-2 नंबर का है, 10 शब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है। जो नागरिक शास्त्र में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 शब्दों में इसका आंसर दे देंगे, आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। 7 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान का विरोध क्यों कर रही थी, इसके बारे में बताना है। बांग्लादेश वाला भैया बहुत क्वेश्चन पूछा था आपकी बोर्ड एग्जाम में। देखिए बांग्लादेश की जनता पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा, क्या पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान आपका हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि आज़ाद हुआ था 1971 में। तो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा अधिक प्रभाव डालने और उर्दू भाषा के जबरदस्ती प्रयोग से नाराज थी। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के लोग बंगाली संस्कृति के प्रति हो रहे हैं दुर्व्यवहार के भी विरुद्ध थे। बंगाली और संस्कृति के जो प्रति हो रहे दुर्व्यवहार पाकिस्तान में, उसके विरुद्ध थे, क्या दुर्व्यवहार के भी विरुद्ध थे। तो ये बांग्लादेश जो जनता पाकिस्तान से नाराज थी, एक प्रकार से उर्दू बोलवाने के लिए कि भैया आप ज़बरदस्ती उर्दू बोलो, लेकिन हालांकि उनका जो लैंग्वेज था वो बंगाली और संस्कृति था। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन चाहिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। हालांकि हम हर एक सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी करा रहे हैं। हिंदी का पेपर आप लोगों का अच्छा गया है, अब नागरिक शास्त्र का भी अच्छा जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सार्क पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। जो सार्क है इस पर आपको क्या करना है, संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। इसकी जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। स्थापना के समय इसमें मूलतः 7 सदस्य देश थे। यहाँ पर देखिए 7 सदस्य देश थे। कौन थे? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और तथा श्रीलंका। ये 7 थे, जो कि दक्षेश, जिसको हम क्या है, ये दक्षेश भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, सार्क भी कहते हैं। वो मछली वाला सार्क नहीं, ये दूसरा सार्क हो जाएगा। तो 7 नंबर के भी आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्यों के बारे में, 2 कार्य के उद्देश्य में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, फिर राष्ट्रों के बीच आपसी मतभेद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 कार्य या उद्देश्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर देख लीजिए, कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, तैयार कर लीजिए। हालांकि बहुत कम टाइम आपके पास है लिखने के लिए, लिख लीजिए ना, आप ऐसे ही देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर देना आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके किन्हीं 4 मुख्य जो अंग हैं, अंगों के नाम लिखना है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के 4 मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सुरक्षा परिषद। अब ये क्वेश्चन आपका लघु या दीर्घ में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला सुरक्षा परिषद,
दूसरा है संरक्षण परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 मुख्य अंग हैं जो कि इस तरह से बताया गया है और 10 नंबर का राइट आंसर भी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग भी हैं, 6 मुख्य अंग भी हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, IMF का विस्तृत रूप लिखिए। IMF इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड इसका फुल फॉर्म है। याद रखो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। IMF का विस्तृत रूप लिखिए, इसकी भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी भूमिका दिखा दी, ये देखिए, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मनी कैन बाय हैप्पीनेस, हबीबी कम टू दुबई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विस्तृत रूप है। ये यहाँ पे देखिए विस्तृत हो जाएगा, व्यवस्था की देखरेख करता है तथा विभिन्न देशों की मांग पर यहाँ पे देखिए वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। एक प्रकार से कर्जा देना होता है ना, सेम पाकिस्तान इससे बहुत कर्जा लेता है इंटरनेशनल मनी फंड से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बहुत कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। तो हालांकि ये क्या एक प्रकार से कर्जा देने वाली कंपनी कह सकते हैं ना हम जैसे लोगों की लैंग्वेज में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति संतुलन किस अभिप्राय है, यानी शक्ति संतुलन कौन सा अभिप्राय है। आंसर देखिए, शक्ति संतुलन में दोनों पक्षों ब्रैकेट में देखिए देशों के पास एक दूसरे के मुकाबले बराबर क्षमता होती है, कोई भी पदन युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। पक्ष यहाँ पर देखिए पदन नहीं पक्ष हो जाएगा, सॉरी लैंग्वेज ऐसा लिखे है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन हो। देखिए क्षमता होती है, कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। यहाँ पर देखिए महाशक्तियों के बीच बड़ी प्रतिद्वंदिता होने के बाद भी युद्ध क्या है, शीत युद्ध संघर्षपूर्ण युद्ध का रूप नहीं ले सकता। शीत युद्ध भैया किसे कहते हैं, यानी कहते हैं ना देहात में कि एक घर वाले क्या जाए उसमें उसको क्या एक प्रकार से उनको बोले कि इस तरह से दूसरे को क्या दूसरे वाले घर से लड़ा दिए, कहते हैं ना चिट्टा लड़ाना गांव की भाषाओं में। तो शीत युद्ध संघर्षपूर्ण युद्ध का रूप हो नहीं ले सकता कभी भी। तो ये जो शक्ति संतुलन है किस या इसका अभिप्राय क्या है ये बताया गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है कि युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों का उल्लेख कीजिए। युद्ध के बिना भी वो खतरा है भैया मानव सुरक्षा में। देखिए युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के निम्न खतरे हैं। सबसे पहला आतंकवाद, भैया आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा चर्चित में। दूसरा है निर्धनता, निर्धनता क्या है स्टूडेंट, यानी पैसों की कमी, भूखे मर जाए। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बीमार हो जाए। चौथा है मानवाधिकार का हनन, एक प्रकार से जाति पात वाला मानव जाति का हनन। तो यानी पूरे रूप में आप लोग समझदार हैं। इसका जब आंसर पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में तो बड़े प्यार से आराम से लिख लीजिएगा। समझदार हैं, बनाकर लिखने में आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। आतंकवाद भी आपको पता होगा, निर्धनता भी पता होगा, भीख मांगना एक प्रकार से होता है ना, अरे मेरी भाषा में इस तरह से होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के 2 प्रकार बताइए। देखिए मानव के चारों ओर वो क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी पर्यावरण का अर्थ होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का होता है घेरा हुआ, यानी पर्यावरण चारों ओर से घेरा हुआ। तो मानव के चारों ओर क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है तथा उसके जीवन व क्रियाओं को किसी रूप में प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। ये पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला आपको परिभाषा हमने बता दिया है, इसके 2 प्रकारों के बारे में पूछा गया। जब आप यही लिख देंगे 2 नंबर आपका फिक्स है, काटेगा नहीं एग्जामिनर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 क्या है। हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ और आज भी जान लो क्योंकि पूछा जाएगा तो लिख जाना है। देखिए एजेंडा 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए हैं तथा
विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए हैं। इसके उद्देश्य आर्थिक वृद्धि का ऐसे तरीका होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को ठेस ना पहुंचे, जिससे क्या है जो पर्यावरण है इसको ठेस ना पहुंचे। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। एजेंडा 21 इसको हम कहते हैं। सिंपल सा छोटा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर भी आपको बड़े में आंसर देना होगा, यानी बड़ी प्यार से इसका आंसर देना होगा। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, भारत में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की स्थिति लिखिए। जो ग्रीन हाउस के गैसें हैं इनके उत्सर्जन की स्थिति को आपको लिखना है। आंसर देखिए, आंसर के साथ में बात करेंगे, फालतू चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे। देखिए 2000 में भारत में, यहाँ पर देखिए वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.9 टन था, जो कि अनुमानित वर्ष क्या 2030 तक बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो सकता है। भारत का वर्ष 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बाद भी विश्व के वर्ष 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन करता है वो चीन करता है। पेपर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए ना तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। फिलहाल 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण की हानियां बताइए। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण गरीब देशों की आर्थिक, यहाँ पर देखिए स्थिति, आर्थिक स्थिति और भी निम्न हुई है। गरीब लोग और भी कमजोर स्थिति में आ गए हैं तथा अमीर और भी अधिक अमीर हो गए हैं, जिससे अमीरी और भी क्या है, अमीरी और भी गरीबी के बीच में अंतरों में वृद्धि हुई है। अमीरी गरीब, जो अमीर थे वो और भी अमीर हो गए, जो गरीब थे और भी धंस गए, यानी गरीब हो गए। तो 17 नंबर का आर्थिक वैश्वीकरण की जो हानियाँ थी हमने बता दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, वर्ल्ड सोशल फॉर्म WSF, वर्ल्ड सोशल फॉर्म, वर्ल्ड सोशल फॉर्म का क्या अभिप्राय है इसके बारे में बताना है। तो देखिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जिसको हम वैश्वीकरण के विरोध में कार्यरत एक विश्वव्यापी मंच है। इस मंच का प्रमुख कार्य मानवाधिकार यानी कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी युग और महिल, यहाँ पर देखिए महिल कार्यकर्ता सभी के साथ, यहाँ पर देखिए सभी के साथ मिलकर सामूहिक रूप से नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना है। वर्ल्ड सोशल फॉर्म फुल फॉर्म भी का पूछा जाता है WSF। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अथवा क्या है, यहाँ पे देखिए जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण कहाँ दिया है। ये दोनों पूछा जाएगा, ये दोनों एक ही हैं, ये वाला और ये वाला। भाग्यवधु से भी पूछा जा सकता है और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से भी पूछा जा सकता है। तो 19 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या है, पंडित नेहरू ने उक्त भाषण, यहाँ पर देखिए 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद में संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया था। क्या दिया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के आदि क्या है, यहाँ पर देखिए अतिवादी गांधी के प्रयासों से प्रसन्न नहीं थे। अंततः 30 जनवरी 1985, यहाँ पर देखिए 1985 को एक हिंदू, 1985 कहा गया, हाँ 30 जनवरी 1948 होना चाहिए स्टूडेंट, हाँ 1948 को, ये गलत हो चुका है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए 30 जनवरी शायद क्या है, तो 1948 की एक हिंदू आतिवादी नाथूराम विनायक घोषणे ने गांधी जी को गोली मारकर क्या इनकी हत्या, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के पश्चात विभाजन से जुड़ी क्रोध और हिंसा की घटना क्या है, बंद पड़ गई थी। तो यानी जो 20 नंबर क्वेश्चन था इसका भी आंसर हमने बता दिया था। नाथूराम गोडसे ने कहाँ पर मारा था? दिल्ली में मारा था। रात या क्या शाम के समय, जो कि एक भाषण, एक प्रार्थना हो रहा था, उसी के समय, उसी के टाइम नाथूराम गोडसे ने गोली जलाकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए।